बायोलॉजी तो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना अच्छा लगता था, लेकिन इसमें भी केमिस्ट्री आ गया। अरे नहीं, केमिस्ट्री नहीं आया है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बिल्कुल भी आपके सिर के ऊपर से नहीं निकलेगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। Hello, this is biology educator Vijita Sharma and today we are going to understand the chapter name biomolecules. So बच्चों, if we are going to अंडरस्टैंड द टर्म नेम बायोमोलिक्यूल्स, तो क्या मीनिंग निकलता है बच्चों उसका? बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, यानी इस डेफिनेशन को अगर मुझे सिंप्लीफाई करना हो या इस वर्ड को मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो उसका क्या मतलब निकलेगा? ऑल दी कार्बन कंपाउंड्स, ऑल दी कार्बन कंपाउंड दैट वी get from living tissue, it is termed as biomolecules। यानी मेन कंपोनेंट क्या है आपका? कार्बन कंपाउंड। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसे बायोमोलिक्यूल्स हम लोग कह रहे हैं। डजंट मैटर कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसके बाद में बात की जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले आप एक चीज समझिए बच्चों कि बायोमोलिक्यूल्स किसी ना किसी केमिकल से तो मिलकर के बना है, जैसे मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोला, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं केमिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अगर मैं आपसे बोलूं केमिकल किससे बने होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि केमिकल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर के बने होते हैं, राइट। तो मेरे पास में क्या है? कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड है जिससे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, यानी कि आइदर इट इज अ प्लांट, आइदर इट इज अ माइक्रोब, आइदर इट इज एन एनिमल, कुछ भी चीज है XYZ, अगर वो लिविंग है तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड भी प्रेजेंट होंगे। अब ये वेरिएशन क्या कहता है कि सपोज मेरे पास में लिविंग मैटर है, आई वॉन्ट टू एनालाइज कि मुझे एक एलिमेंट और कंपाउंड को एनालाइज करना है किसी लिविंग बॉडी में, तो मुझे एक लिस्ट मिल जाती है कुछ एलिमेंट्स की, राइट। लेकिन जब मैं एक नॉन लिविंग मैटर में उस एलिमेंट को एनालाइज कर रही हूँ तो मुझे फिर से उसमें एक लिस्ट मिल जाती है। दैट इज आई एम गोइंग टू टेकिंग एन एग्जाम्पल। अगर मेरे पास में कोई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मुझे क्या मिलेंगे? बहुत सारे सेवरल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। एज इट इज अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ अर्थ क्रस्ट का, जो कि एक नॉन लिविंग है बच्चों, तो सेम मुझे फिर से उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड की एक और लिस्ट देखने को मिलती है। इससे क्या प्रूव्ड हो रहा है कि जो लिविंग चीज है उसके अंदर भी बायोमोलिक्यूल्स हैं और जो नॉन लिविंग मैटर है उसमें भी बायोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज में, नॉन लिविंग में हर एक चीज आप बायोमोलिक्यूल्स ढूंढेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि कहना सिर्फ इतना सा है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ये नेचुरल होना चाहिए और नॉन लिविंग होना चाहिए, दैट कंटेन सम बायोमोलिक्यूल्स। अब एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या वो केमिकल या वो एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट हैं, अब वो अर्थ क्रस्ट में ही प्रेजेंट है, बट क्या उनका रेशियो सिमिलर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनका रेशियो, उनका जो वेरिएशन है वो डिफर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके NCERT की बुक में टेबल 9.1 में दिखाया हुआ है, जो हमारे पास में सिलिकॉन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, और वेरी लिटिल क्या होता है? वेरी लिटिल हमारा अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब सोचने वाली एक बात है कि इतने सारे एलिमेंट्स और इतने सारे कंपाउंड आए तो आए कहाँ से? यानी कि हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस तो किया होगा ना, किसी लिविंग बॉडी से ने पता तो किया होगा कि कहाँ से एलिमेंट्स आए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे NCERT का है, दैट इज हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हम कैसे पता करेंगे किसी भी लिविंग टिश्यू से? इट इज वेरी इजी। मैंने लिया है लीफ को, ठीक है, और जो मैंने लीफ लिया है इससे हमें पता करना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड और एलिमेंट्स हैं। तो इसको कैसे पता किया जाएगा? बाय यूजिंग अ एसिड नेम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एक एसिड का नाम CL3CCOOH, ये है आपके पास में क्या? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये वो एसिड है बच्चों जो आपको बताएगा कि इस लीफ में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है। बट इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना है? इस लीफ की बनानी है चटनी, दैट इज वी आर गोइंग टू क्रशिंग द लीफ। हम इसको लीफ को क्रश कर रहे हैं बाय यूजिंग द मोटार एंड द पेस्टल। ओखली से कूट रहे हैं, मोटार और पेस्टल का यूज कर रहे हैं। जब हमने इसको फाइनली क्या कर दिया, इसको मोटार और पेस्टल से कूट दिया पकड़ पकड़ के, तो दैट वी गेट द थिक स्लरी। हमको क्या मिल जाती है बच्चों? थिक स्लरी मिल जाती है। और इस स्लरी को हम क्या कर लेते हैं? चीज क्लोथ से या फिर किसी कॉटन क्लोथ से क्या करते हैं? स्ट्रेन करते हैं। चीज क्लोथ से या फिर वी आर गोइंग टू टेकिंग द कॉटन क्लोथ फॉर स्ट्रेनिंग। जब हमने इसको छान लिया, एक बीकर में छाना, हमने इसको स्ट्रेन किया, तो वी गेट द टू फ्रैक्शंस।
हमें 2 पार्टीशन मिल जाते हैं, दैट इज जो लीफ के पीसेस होंगे वो तो इस वाले पार्ट में रह जाएंगे और जो लिक्विड वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वो आ जाएगा इस तरफ नीचे की तरफ। ठीक है, अब 2 फ्रैक्शंस के नाम हमें समझने हैं, दैट इज वी गेट द फ्रैक्शन ऑन द अबव साइड, इसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटेंटेट। इसे और नाम से किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेटेंटेट के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन हमें मिला है इसे कहते हैं बच्चों फिल्ट्रेट, इसे बोला जाता है फिल्ट्रेट, अनदर कॉल्ड एज एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। ओके, तो अब बात यह है कि जो 2 फ्रैक्शन हमको मिले हैं इन दोनों के दोनों फ्रैक्शंस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आए होंगे। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है जो इनसॉल्युबल पूल है उसमें बड़े वाले मॉलिक्यूल्स आए हैं। बड़े को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी में टर्म यूज करते हैं मैक्रो, और जो छोटे वाले होंगे बच्चों उसमें आए होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, राइट। माइक्रो मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर और डिवीजन कर दिया बायोमैक्रोमोलिक्यूल एंड बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे वर्ड आ गया बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल जो होंगे वो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होंगे, एसिड सॉल्युबल पूल में होंगे। अब हम डिफरेंस करने जा रहे हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो में कौन आएंगे बच्चे? छोटे एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी? फिल्ट्रेट की, और इसमें वी आर गोइंग टू टेकिंग रेटेंटेट। ओके, अब बात की जाएगी कि फिल्ट्रेट और रेटेंटेट में कौन आने वाले हैं, है ना। तो बड़े वाले मॉलिक्यूल जो रेटेंटेट में आ रहे थे एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल कह देंगे इसको हम लोग, राइट। और इसको हम लोग कह देंगे एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। अब एसिड जो इनसॉल्युबल पूल इसमें बड़े मॉलिक्यूल हैं हमारे पास में, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब हम बात करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल में, इसका ही हमें छोटा जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है वो ही किस में आएगा बच्चों? माइक्रोमोलिक्यूल में आएगा। दैट इज प्रोटीन का जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं अमाइनो एसिड, इसी से फॉर्म्ड होते हैं हमारे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड का स्मॉल जो मोनोमर होता है उसे हम शुगर कहते हैं। एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड? दैट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। आपको अच्छे से पता है इफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं न्यूक्लियोटाइड, तो हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर से न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है। नाइट्रोजनस बेसेस या नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोज शुगर विच इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड फॉस्फेट ग्रुप दैट इज PO4-2, फॉस्फेट ग्रुप। तीनों चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करती हैं। जो हमारे पास में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है उस डीएनए के स्ट्रक्चर में इनसाइड पर प्रेजेंट होते हैं हमारे इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस पेयर। इट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्योर गोल्ड ऐसे आप याद रख सकते हैं, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कहाँ यूज होने वाला है बच्चों? pyrimidine एंड प्यूरिन। प्योर गोल्ड यानी कि A एंड G, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड pyrimidine के अंदर आ जाएगा हमारे पास में 3 बेस पेयर, दैट इज साइटोकाइनिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। अगर बच्चों डीएनए के केस में अगर नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है तो यूरेसिल इज एब्सेंट, यूरेसिल नहीं आएगा। और अगर ये केस आरएनए का है तो आरएनए के केस में थाइमिन इज एब्सेंट। यानी कि इफ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, तो हमारे पास में जो आरएनए होता है उस आरएनए में A, G, U एंड C प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। और इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डीएनए तो इसमें आएगा A, C, T एंड G, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन। ओके, इससे पहले हमने ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर एलिमेंट को एनालिसिस किया था। अब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। ऑर्गेनिक कैसे आइडेंटिफाई किया था? हम लोग ने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज किया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड की, यानी कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास में होते हैं
उनमें हम कैसे एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, उनको कैसे पता लगाया जाए। तो इसमें कोई एसिड का रोल नहीं है बच्चों, इसमें हम सिंपली क्या करते हैं ना, एक हमारे पास कोई भी लिविंग टिश्यू है, इसमें भी सपोज आई एम टेकिंग द लिविंग टिश्यू, मैंने लिविंग टिश्यू के तौर पे फिर से एक लीफ ही ले लिया। अब मैंने लीफ का पहले लिया फ्रेश वेट, आई गेट अ फ्रेश वेट, क्योंकि इसे वेट वेट भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेट वेट। इसका हमने फ्रेश वेट लेने के बाद में इसका वाटर इवेपोरेट करा दिया, दैट इज H2O इज गोइंग टू बी इवेपोरेशन हो चुका है, यहाँ पे वाटर निकल चुका है। तो अब आपके पास में जो भी रेमेनेंट बचा है वो क्या बचा है, ड्राई लीफ आपके पास बची है। तो ड्राई लीफ का भी क्या करेंगे हम लोग, ड्राई लीफ का भी हम लोग ड्राई वेट लेंगे ना, जैसे हमने फ्रेश लीफ का फ्रेश वेट लिया था, ऐसे ड्राई लीफ का हम ड्राई वेट लेंगे। ड्राई वेट लेने के बाद में इसे कर देंगे हम लोग बर्न, जला देंगे, ड्राई वाले को हमने जला दिया। तो अब जलाने के बाद में जो भी रिमेनिंग बचा, दैट इज रेमेनेंट, हमारे पास में क्या बचा है, रेमेनेंट हमारे पास बचा है ऐश। और हमने जब इसको बर्न किया तो जितना भी कार्बन कंपाउंड था बेटा, वो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। तो यहाँ पर दो चीज़ों का रिमूवल हो जाता है। किस टेक्निक को बोलते हैं, ऐश एनालिसिस। इस टेक्निक को कहा जाता है बच्चों ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस में हमने क्या देखा कि लिविंग टिश्यू को सबसे पहले फ्रेश वेट लिया और उसमें से वाटर रिमूव करके उसको ड्राइड बनाया, ड्राई का हमने ड्राई वेट लिया। ड्राई लीफ का जब हमने उसको बर्न किया तो उसमें से CO2 ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब कि दो चीज़ें एक लिविंग टिश्यू से गायब हो चुकी हैं। और जो बचा है हमारे पास में वो ऐश है। ऐश से हमने दो कंपाउंड्स को गेट किया, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हमें यहाँ पे मिले, बट इतने ही नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास में सोडियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। ये जितने भी आपके पास में सेकंड नंबर के जो टेबल है उसमें आपको बताया है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक हमारे पास में कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना था, क्योंकि हमें ये जानना है, हमें केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें नहीं समझनी है, हमें एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमें फैटी एसिड्स के बारे में, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में समझना है इस चैप्टर में। सो कल मिलते हैं और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए और इसको समझिए।